हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइंसेस विद दीपक में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियोज में कवर किया था ब्लॉटिंग सीरीज के बाद आज हम लोग बढ़ रहे हैं आगे एलाइजा टेक्निक के पढ़ने के लिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट असे। एलाइजा पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, बेसिक जो है इम्यूनिटी क्या होती है, इनके बारे में। एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे से कैसे अलग हैं, और एंटीजन और एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन किस तरह से होता है। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी के शेप क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या है, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इसमें ये भी कर लेंगे कि जो एंटीबॉडी है और एंटीजन जो है उसका इंट्रैक्शन किस किस पॉइंट पे होता है, कहाँ स्ट्रक्चर होता है, जो होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेंगे कुछ, और उसके बाद आगे जब नेक्स्ट सेशन होगा हमारा तो वो उसमें हम लोग एलाइजा को कवर करेंगे। तो एलाइजा पढ़ने से पहले ये वीडियो ज़रूरी है देखना, तो बने रहिए इस पर। हम लोग चलो पढ़ते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होता है। तो सबसे पहले इम्यूनिटी की टर्म में ही समझते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। देखो, कोई मान लो एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग कर रहे हैं होस्ट, और कोई यहाँ पे क्या है, डिजीज काजिंग माइक्रोब्स हैं। डिजीज काजिंग सभी माइक्रोब्स नहीं, जो डिजीज काजिंग माइक्रोब्स हैं। हो सकता है कि ये डिजीज काजिंग माइक्रोब्स ह्यूमन के लिए डिजीज काज करता है लेकिन दूसरे के लिए नहीं कर सकता, तो ये जरूरी नहीं है। स्पेसिफिसिटी यहाँ पे भी होती है। ये जाएगा अटैक करेगा और इस पर क्या काम करेगा, डिजीज काज करेगा, काज डिजीज। ये क्या काम करेगा, डिजीज काज करेगा। नेचर ने हम लोगों को प्रोवाइड किया है कि इस डिजीज जो काज कर रहा है उससे लड़ने के लिए हमारे अंदर क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो इस डिजीज को काज करने से रोकते हैं। जो केमिकल्स होते हैं उस वाले जो भी केमिकल्स इसको इस डिजीज़ को, जो भी ये काजिंग एलिमेंट है, जो भी डिजीज़ काजिंग एलिमेंट है या माइक्रोब्स है, वो जो काज कर रहा है उसको ये क्या करेगा, रोकेगा। तो जो रोकेगा उसको हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी। एक्चुअली जो केमिकल जो हमारे बॉडी में बनते हैं इनको रोकने के लिए उसको कहते हैं एंटीबॉडी। और ये भी जितने भी जो भी डिजीज काजिंग एजेंट हैं वो सब हम लोग क्या कहेंगे, उनको सबको एंटीजन कहेंगे। तो दो बातें हम लोग समझ में आई कि जो भी डिजीज काजिंग माइक्रोब्स या कोई केमिकल जो है अगर हमारी बॉडी में इंटर करता है तो वो हमारे इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर करता है, डेट इज एंटीबॉडी बनाने को ट्रिगर करता है। तो अगर एंटीबॉडी को ट्रिगर करेगा, एंटीबॉडी बनना बढ़ेगा, इसका ये मतलब है कि एंटीजन आ चुका है, एंटीजन की एंट्री हो चुकी है, इसीलिए उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है। एंटीबॉडी जैसे एंटीबॉडी तब बनेगी जब एंटीजन का इंट्रोडक्शन होगा, जब एंटीजन आएगा तभी। तो इसका ये मतलब है कि एंटीजन कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, ट्रिगर इम्यून रिस्पांस। और ये जो है इम्यून रिस्पांस में क्या बना रहा है, बॉडी जो है बना रही है क्या, होस्ट बॉडी क्या बना रही है, एंटीबॉडी बना रही है। तो ये किसके, प्रोडक्ट ऑफ इम्यून रिस्पांस। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इम्यून रिस्पांस। इम्यून जो हमारा इम्यूनिटी है, इम्यून रिस्पांस से ये क्या कर रहा है, ये उसका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है एंटीबॉडी। तो हम लोगों ने ये समझा कि कोई भी केमिकल्स, कोई भी इवेंट, कोई माइक्रोब्स या कोई केमिकल जो हमारे बॉडी में एंट्री करता है, या फिर किसी तरह से अगर हमारी इम्यूनिटी को, इम्यून रिस्पांस को बढ़ाने, रिस्पांस देने में मदद करता है, या फिर कह सकते हो इम्यून को चैलेंज करता है कि हाँ हम आ रहे हैं, डिजीज काज करेंगे, तो हमारी बॉडी जो होती है उसके अगेंस्ट काम करती है और बनाती है केमिकल जिसको कहते हैं एंटीबॉडी। वो प्रोडक्ट होता है इम्यून रिस्पांस का। ये जो रिस्पांस ट्रिगर किया उसका ये प्रोडक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं कि तो इम्यूनिटी क्या होती है। तो ये जो एबिलिटी है, जैसे एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। जो डिजीज काजिंग, ये बस इतनी बात याद रखनी है कि एबिलिटी है, ये एक तरह के क्या है, एबिलिटी। जैसे मान लो ये तीन बातें थी, ए बी सी, इसकी देखो ज़्यादा एबिलिटी है, तो ये वाली जो बात होगी इसकी इम्यूनिटी अधिक होगी। जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी डिजीज से, इस एंटीजन से लड़ने की, उतना ही ज़्यादा उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार इम्यूनिटी बूस्टर लेते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, और हमारी जो एबिलिटी है उसको बढ़ा देता है एक्चुअली इम्यून सिस्टम को, और वो क्या करता है, इम्यून रिस्पांस देने में मदद करता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। दो बातें निकल के आई है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीजन जानते ही हो, कोई भी केमिकल हो गया, वो एनी केमिकल्स हो सकता है, कोई भी केमिकल्स हो सकता है। वो क्या हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, वो क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है,
वो क्या हो सकता है कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वो क्या हो सकता है लिपिड हो सकता है, वो क्या हो सकता है प्रोटीन हो सकता है, ये कोई भी केमिकल हो सकता है, इवन वो सेल भी हो सकता है, जैसे कोई बैक्टीरियल सेल हो गया। ये हमेशा याद रखना है कि ये जो होता है एंटीबॉडी होता है, इसको कहते हैं हम, ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। तो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। नेक्स्ट आती है बात कि ये जो होता है जो जो एंटीजन होता है, ये क्या होता है कि इसको हम क्या कहते हैं इम्यूनोजेन, जो इम्यूनिटी को ट्रिगर करता है, तो इसको कहते हैं इम्यूनोजेन, इसका दूसरा नाम है। और इसको जो हम लोग क्या कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन ग्लोबिन्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं आईजी, आईजी कहते हैं। जहाँ आईजी लिखा है इसका मतलब समझना है कि इम्यूनोग्लोबिन की बात हो रही है। इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ग्लोबिन प्रोटीन, वो इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। तो ये हमेशा याद रखना है कि ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो एंटीबॉडी जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन का बनता है, एंटीबॉडी का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबिन, ये प्रोडक्ट होता है इम्यून रिस्पांस का जो बनता है। अब ये क्या है एंटीजन क्या होता है, कोई भी केमिकल जो ट्रिगर कर सकता है इम्यून रिस्पांस को, और ये क्या होता है इसको इम्यूनोजेन कहते हैं क्योंकि जनरेट करता है ये ना इसी को। तो ये थी एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी, इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस थे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो होता है ये जो एंटीबॉडी होती है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा ये एक्चुअल इम्यूनोग्लोबिन कैसा दिखता है। तो इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वाई शेप दिखता है, कैसा दिखता है वाई शेप का, वाई शेप का इम्यूनोग्लोबिन दिखता है। और एंटीजन तो कोई भी हो सकता है, कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर हो सकता है। तो आ जाते हैं अपने नोट्स पे, हम लोग देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले तो इम्यूनिटी, ओवरऑल एबिलिटी, पूरी एबिलिटी टू होस्ट टू फाइट द डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, इसी को हम लोग क्या कहते हैं इम्यूनिटी कहते हैं। दो तरह की होती है, एक इन्नेट होता है, एक्वायर्ड। जो बाय बर्थ होती है उसको हम लोग कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, वो स्पेसिफिक नहीं होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है स्पेसिफिक होता है, एक्वायर्ड होता है, इसी में इम्यूनोग्लोबिन का रोल प्ले होता है कि ये बनाते हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन एक्चुअली ये प्रोड्यूस होते हैं, ये जो होता है इम्यूनोग्लोबिन जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन का तो बना ही होता है, ये प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, जैसे ये है ना इम्यून रिस्पांस में प्रोडक्ट है, तो कहाँ से प्रोड्यूस होगा, तो कहोगे प्रोड्यूस फ्रॉम बी सेल्स, फ्रॉम ब्लड के बी सेल्स से ये क्या होता है बनते हैं, तो प्रोड्यूस फ्रॉम बी सेल्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, तो एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स आर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस बाय एक्टिवेटेड बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर ऑफ एंटीजन के रिस्पॉन्स से होता है। अब आ जाते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, इन दोनों में क्या होता है इंट्रैक्शन होता है। मतलब देखो ध्यान से कि ये तुम्हारा कोई केमिकल है या कोई भी मान लो बैक्टीरिया ही है, तो ये इसको किसकी तरह हम लोग ट्रीट करेंगे, एंटीजन की तरह ट्रीट करेंगे। अब ये जाएगा किस शेप के एंटीबॉडी पे बाइंड करने, तो कहोगे कि वाई शेप की एंटीबॉडी को हम लोग ये जाएगा इस पे बाइंड करने। अब वाई शेप की एंटीबॉडी किसका बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है, और इसको हम लोग ये एक्चुअल है क्या इम्यूनोग्लोबिन है, इन दोनों का इंट्रैक्शन होना है। तो इन एंटीजन पे देखो ये कई तो साइट है, ये 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 साइट है। ये जो साइट होते हैं इन साइट को जो एंटीजन जो एंटीबॉडी जिस पे बाइंड करेगा, जिस पे ये क्या एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी पे ये जाके बाइंड करेगा, तो ये सारा नहीं बाइंड करेगा, कोई पर्टिकुलर रीजन बाइंड करेगा। जो पर्टिकुलर रीजन बाइंड करेगा इसको हम लोग कहते हैं ईपीटोप, क्या कहते हैं ईपीटोप। अब ये आ जाता है कि एंटीबॉडी कहता है कि हमारे यहाँ ये बाइंड करेगा। तो ये पूछा जाता है कि बताओ कि एंटीबॉडी तुम्हारे किस रीजन पे बाइंड किया जाए, कहाँ पे वाई शेप में कहाँ स्ट्रक्चर पे बाइंड किया जाए, तो कहेगा कि ये वाला जो साइट है यहाँ पे बाइंड करो, यहाँ पे बाइंड करो। इस बाइंड को जहाँ पे बाइंडिंग करेगा इसको कहते हैं पैराटोप, क्या कहते हैं पैराटोप, उसको हम लोग क्या कहते हैं पैराटोप कहते हैं। तो ये जहाँ पे बाइंडिंग जो इस पे है इसको कहते हैं पैराटोप। तो दो चीज़ें हम लोगों ने समझा कि एंटीजन में जो एंटीबॉडी से जाके जहाँ बाइंड करेगा, जो साइट होती है इसकी ये वाली, जो मान लो ये आके बाइंड किया, तो अब जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे ऐसे बाइंड किया, तो ये बाइंड किया, ये साइट तो अभी फ्री ही है, तो ये वाली जो होगी इसको ईपीटोप कहेंगे और इसको क्या कहेंगे पैराटोप कहेंगे, पैराटोप कहेंगे। तो ये है। अब देखो ध्यान से एक तुम्हें ये दिखाया गया नीचे स्ट्रक्चर में कि ये है तुम्हारा एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन जहाँ पे बाइंड करेगा उसको क्या कहते थे एंटीबॉडी में पैराटोप। और जहाँ पे एंटीजन बाइंड कर लिया, देखो ये है जो एंटीजन का बाइंडिंग साइट है उसको क्या कहते हैं ईपीटोप। अब देखो ध्यान से कि ये है तुम्हारा इम्यूनोग्लोबिन, जिसका हम लोग क्या कहते थे कि एंटीबॉडी। ये देखो क्या है कि वाई शेप की स्ट्रक्चर है,
अब यहाँ पे देखो एक रिस्पांस बैक्टीरियल पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, इस पे ये बाइंड कर लिया, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है इस पे ये बाइंड किया, और किस रीजन पे बाइंड किया है तो ये कहोगे कि ये इसका ये वाला जो रीजन हुआ ये हो गया इसका ईपीटोप, क्योंकि एंटीजन का है, और ये वाला रीजन जो होगा एंटीबॉडी का ये हो गया पैराटोप, पैराटोप ये हो गया, ये है। और एंटीजन क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं इम्यून रिस्पांस, उस ट्रिगर में क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है, बढ़ता है, यही एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी। यहाँ देखो इस फिगर में दिखाया गया है कि ये देखो एंटीजन पे क्या है, ईपीटोप है, एंटीजन पे ईपीटोप है, और इस पे पैराटोप है, ये वाई शेप स्ट्रक्चर है ये एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी में ध्यान से देखा, अब इसका हम लोग थोड़ा डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर आप क्या, एंटीबॉडी जिसको क्या कहते हैं एंटी इम्यूनोग्लोबिन। अब इसमें देखो कुछ डिफरेंसेस हमने दिखाया है, तो इसको जानते हैं, ये एंटीबॉडी है, ये इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, वेरिएबल कंसाइड ईपीटोप जिसको हम लोग क्या कहते हैं पैराटोप, जहाँ बाइंड करता है, प्रोटेक्ट करता है एंटीबॉडी किससे, जो एंटीजन डिजीज काज करता है उससे प्रोटेक्ट करता है। 4 तरह के होते हैं IgA, मतलब 5 तरह के, IgM, ये GE, DA, तो ये अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स इसके रोल को। अब आ जाते हैं हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। स्ट्रक्चर एंटीबॉडी में हम लोग ये देखते हैं कि ध्यान से, ये प्रोटीन का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का, तो ध्यान से देखो प्रोटीन में क्या होता है, इस तरह की फोल्डिंग होती है, ये ऐसे ऐसे करके फोल्डिंग होती है। तो एक तरफ जो होता है कार्बन टर्मिनल होता है, एक तरफ क्या होता है नाइट्रोजन टर्मिनल, मतलब ये एक अमीनो एसिड चेन है, ये चेन है अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का ये पूरा चेन है, अमीनो एसिड लगे हुए हैं। एक जगह जो है एन टर्मिनल आएगा, एक तरफ क्या आएगा सी टर्मिनल। अब इस अमीनो एसिड में कोई बहुत, इस वाले में जो स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का मतलब क्या, इम्यूनोग्लोबिन जो बनाता है, इस वाले में स्ट्रक्चर में ये हम लोग देखते हैं कि एक जो है चेन बहुत छोटा होता है, एक जिसमें सी और एन टर्मिनल, एक चेन जो है थोड़ा बड़ा होता है, इसमें भी सी है, इसमें भी एन टर्मिनल है। जो बड़ा वाला है उसमें क्या होता है, 4 रीजन है, 4 रीजन है, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने रीजन है, 2 ही रीजन है। अब ये जो है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया, एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो छोटा लग रहा है, हल्का लग रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट चेन, क्या कहते हैं, लाइट चेन। और इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, हैवी चेन, बड़ा है इसलिए हैवी चेन, 4 रीजन है। इस वाले का देखो यहाँ से ये वाला जो रीजन होता है ये वेरिएबल आर्म्स कहते हैं, ये वाले को, इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल आर्म्स। तो ये वाला, इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल रीजन, ये वाला क्या हो गया, वेरिएबल रीजन। ये वाले जो तीनों हैं, इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट रीजन, इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट रीजन। इसको इसमें एक ही है कांस्टेंट रीजन, ये कांस्टेंट रीजन हो गया। तो जो इम्यूनोग्लोबिन होता है, एक लाइट वाला जो है ये, एक हैवी वाला ये दोनों को हम लोग समझें, ये 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। तो इम्यूनोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 लाइट चेन के होते हैं, और 2 किस चेन के होते हैं, हैवी चेन के होते हैं। 2 हैवी चेन के होते हैं, 2 क्या होते हैं, लाइट चेन। हैवी चेन की खास बात होती है, कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल रीजन है, एक वेरिएबल रीजन है, और 3 क्या है, 3 जो है कांस्टेंट रीजन है। और इस वाले में क्या है, एक वेरिएबल रीजन है और एक कांस्टेंट रीजन है, ये हमको समझना है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, ये जो रीजन है, ये एन टर्मिनल की तरफ, एन टर्मिनल की तरफ ही क्या है, ये वेरिएबल रीजन है। और इधर भी देखो, ये एक हो गया, दूसरा यहाँ है, ये हैवी चेन यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें 1 हो गया रीजन, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 रीजन है। सिमिलरली इधर का भी वही है। तो एन टर्मिनल पे यही है, देखो वेरिएबल रीजन कितने हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं, वेरिएबल रीजन, ये वेरिएबल रीजन है। और नेक्स्ट जो 3 बच गए वो कांस्टेंट रीजन है। सिमिलरली इसमें पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से ऐसे बंधे होते हैं, ये डाइसल्फाइड बांड से, किससे बने होते हैं, डाइसल्फाइड बांड से। तो ये हमेशा याद रखना है, देखो 2 हैवी चेन आपस में बने हैं डाइसल्फाइड बांड से, इंटरचेन डाइसल्फाइड बांड। और ये जो दोनों है हैवी या लाइट चेन भी बने हैं किससे, डाइसल्फाइड बांड से। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एंटीजन बाइंड करता है ये इसी रीजन पे बाइंड करता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पैराटोप रीजन। तो पैराटोप रीजन होता है वेरिएबल रीजन में, कहाँ पे, यहाँ पे होता है वेरिएबल रीजन में, ना कि कांस्टेंट रीजन में। तो जब भी कभी पूछा जाए कि ये बताओ कि जो एंटीजन है वो बाइंड करता है किस रीजन पे, तो कहोगे कि वेरिएबल रीजन पे बाइंड करता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैराटोप कहते हैं। तो ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर। ये किस तरह का इसमें जो भी बाइंडिंग हो रही है वो किस तरह का अपीयरेंस दे रही है, तो कहोगे कि वाई शेप अपीयरेंस दे रही है। किस तरह का, वाई शेप अपीयरेंस दे रही है। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जहाँ जो हैवी चेन है उसके जो मिड वाला रीजन है, सेक्शन है, यहाँ पे हिंग ज्वाइंट थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए यहाँ पे हिंग ज्वाइंट रहता है।
अब देखो ये तो है इम्यूनोग्लोबिन। तो अब इसमें क्या होता है, कुछ कुछ चेंजेज होते हैं थोड़ा थोड़ा, और वो उसी तरह के टाइप्स हो जाते हैं। तो एंटीबॉडी जिसको हम लोग क्या कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन, ये 5 तरह के हो गए, आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीडी, आईजीई। इन पांचों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि बॉडी में बनता है कोई इम्यूनोग्लोबिन, तो वो होता है आईजीए, अबाउट 80% जो है सबसे ज़्यादा ये बनता है। ये जो होता है देखो 5 है, 5 ठो आईसेफ है, 1 2 3 4 5, तो ये पेंटावेलेंट होता है। आईजीएम की बात होती है, ये पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट के फॉर्म में होता है। और ये जो है डाईवेलेंट के फॉर्म में होता है। डी का बहुत ज़्यादा लो कंसंट्रेशन में होता है। ये हमेशा जो होता है हाइपर सेंसिटिविटी में रिलीज होता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में, सेंसिटिव रिएक्शन में। मतलब क्या है, किसमें, एलर्जी में। जब एलर्जी हो तो पूछा जाए कौन सा इम्यूनोग्लोबिन बढ़ जाएगा, तो इम्यूनोग्लोबिन ई। आईजीए की बात ये है कि ये हमारे जो सलाइवा होते हैं, टीयर होते हैं, इन सब में क्या होता है, म्यूकस होता है, म्यूकस होता है, उन सब में ये पाया जाता है। और यहाँ पे ये क्या, कोलेस्ट्रम जो होता है, कोलेस्ट्रम जो होता है उसमें भी जो मिल्क, कोलेस्ट्रम मिल्क होता है उसका, उसमें भी ये रिच होता है। आईजीए, आईजीए रिच होता है। कोलेस्ट्रम जो होता है वो क्या होता है, आईजीए रिच होता है। दूसरी बात है, ये जो आईजीजी है ये क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को, क्रॉस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। मोस्ट इफेक्टिव जो होता है ये है आईजीएम, ऑप्शनाइजेशन करता है। ये क्या करता है, ऑप्शनाइजेशन करता है, इफेक्टिव है कह सकते हो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये काम करता है। तो ये कुछ बेसिक्स थे। अगर पूछा जाए टीयर, सलाइवा, म्यूकस और कोलेस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है, तो बताओगे कि इम्यूनोग्लोबिन ए है, ये डाईवेलेंट होता है। पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है, तो कहोगे आईजीजी है, वो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाता है। पूछा जाए पेंटावेलेंट और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इम्यूनोग्लोबिन ऑप्शनाइजेशन जो करता है वो क्या है, आईजीएम है। आईजी पूछा जाए एलर्जी से रिलेटेड कौन है और हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड, कहोगे आईजीई। तो ये है तुम्हारे इम्यूनोग्लोबिन के टाइप्स। अब हम लोग थोड़ा एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं स्ट्रक्चर को इसके। हमने ये देखा कि ये जो रीजन था, ये दोनों तो वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल रीजन है। लेकिन कुछ जब इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये एक्चुअली प्रोटीन है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले इंजाइम भी हो सकते हैं जो डाइजेस्ट करें। तो प्रोटीन के डाइजेस्ट करने वाले इंजाइम ऐसे थे कि ये जो है इस रीजन पे डाइजेस्ट करते हैं, यहाँ पे कट कर देंगे, यहाँ पे कट कर देंगे, तो ये अलग ही बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा, इस तरह का कुछ बनता है। तो इससे बचने के लिए जो इस तरह का बना, एक सेकेंड, जो इस तरह का बना स्ट्रक्चर, जो डाइजेशन के बाद, जैसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इसमें क्या करेगा, ये डाइजेस्ट कर सकता है कोई भी इंजाइम जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजाइम है। तो यहाँ पे कट करेगा तो क्या मिलेगा, ये अलग मिलेगा, ये अलग मिलेगा, ये अलग मिलेगा, 3 अलग मिल जाएंगे। तो इसी बेसिस पे इसको जो इम्यूनोग्लोबिन है इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 रीजन में और बांट देते हैं। एक होता है फैब रीजन, तो ये कहते हैं फ्रेगमेंट ऑफ एंटी बाइंडिंग, फ्रेगमेंट फॉर एंटीजेन बाइंडिंग रीजन। मतलब ये ऐसा फ्रेगमेंट है जो जिसमें क्या होता है, एंटीजेन बाइंड करता है। और ये जो है फ्रेगमेंट जो क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, क्या कहता है, क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, फ्रेगमेंट फॉर क्रिस्टलाइजेशन के लिए। तो होल एंटीबॉडी क्या होता है कि इसको 2 भागों में और बांट सकते हैं। एक हो जाता है फैब रीजन, दूसरा क्या होता है, एफसी रीजन। मतलब अगर यहाँ से डाइजेस्ट करोगे तो इसको क्रिस्टलाइज कर सकते हो, और ये जो रीजन जो पॉलीपेप्टाइड आएगा उसको कहेंगे फैब रीजन, फ्रेगमेंट फॉर एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। अब देखो इसमें ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल रीजन में क्या आएगा, तो वेरिएबल रीजन में हम लोग एन और सी में ये पढ़े थे कि वेरिएबल रीजन में इसके 2 रीजन थे, तो एक तो था यहाँ तक, ये वाला रीजन था, और इस वाले में क्या था, इस वाले में ये था, ये 3 रीजन थे, 1 2 3, और ये एन वाला यहाँ था। तो ये एक वेरिएबल फैब वाले में ये कह रहा है, फैब में ये पूरा आ जाएगा, ये यहाँ तक ले रहा है। फैब क्या है, वेरिएबल भी ले रहा है, एक कांस्टेंट को भी ले रहा है। फैब एक वेरिएबल को भी ले रहा है, एक कांस्टेंट को भी ले रहा है। तो फैब में कौन कौन आता है, वेरिएबल रीजन भी आता है, कांस्टेंट रीजन भी आता है। तो फैब वाले रीजन पे ही बाइंड करता है एक्चुअली देखा जाए, फैब के वेरिएबल रीजन पे, ऐसे कह सकते हो, फैब की वेरिएबल रीजन पे। चूँकि पूरा एंटीजन जो एंटीजन होगा वो इसी रीजन पे बाइंड करेगा। इन सब से तो कोई मतलब नहीं है कि हाँ यहाँ बाइंड करें, लेकिन ये इसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। तो ये याद रखना है कि फैब रीजन, एफसी रीजन। एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पे जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमिनिंग रीजन होता है। कहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमिनिंग रीजन होता है, जिसको कहते हैं CDR।
तो एक वाले पेप्टाइड जहाँ पे बाइंड करता है पैराटॉप पे, तो ये एक वाले में 3 होते हैं ऐसे रीजन, 3 3 3 3, कुल कितने 12 CDR रीजन होते हैं कहाँ पे, वेरिएबल रीजन में। तो कॉम्प्लीमेंट्री टर्मिनल रीजन आर द पार्ट ऑफ हाइपर वेरिएबल रीजन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, और ये FC फैब हम लोग पढ़ ही लिए हैं। अब आ जाते हैं, देखो डाइजेशन कराते हैं इसका, एंटीबॉडी का फ्रेगमेंटेशन कराते हैं। तो एंटीबॉडी को देखो 3 तरह से फ्रेगमेंटेशन है, पेपेइन एक एंजाइम से, बीटा मरकप्टोर इथेनॉल से, और पेप्सिन से डाइजेशन कराते हैं। जब पेपेइन से हम डाइजेस्ट कराते हैं तो देखो पेपेइन यहाँ पे कट करता है, ऐसे कट लगाता है, तो ऐसे कट लगाता है तो एक फ्रेगमेंट ये, 2 फ्रेगमेंट ये, 3 फ्रेगमेंट मिलेंगे। कितने 3, 2 फैब वाला मिल जाएगा और एक FC वाला। पूछा जाएगा कितने फ्रेगमेंट मिलते हैं, कौन कौन से फ्रेगमेंट, तो कहोगे 2 फैब और एक FC। ये मिलेगा किससे, पेपेइन से अगर डाइजेस्ट कराओगे एंजाइम, पेपेइन एंजाइम से डाइजेस्ट कराओगे तब। बीटा मरकप्टोर इथेनॉल कराओगे तो ये जहाँ SS है डाइसल्फाइड बॉन्ड, उसको SH कर देगा। इसका मतलब SH का मतलब क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। तो जितना डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो देखो ये चारों अलग अलग हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो चारों हैवी चेन अलग हो जाएंगे, 1 2 3 4 पॉलीपेप्टाइड मिलेगा और सब अलग अलग हो जाएंगे। अगर पेप्सिन से डाइजेशन कराओगे तो ये यहाँ पे ना काट के यहाँ पे काटता है, देखो यहाँ पे काटता है, तो ये वाला ऊपर फ्रेगमेंट आप फैब मिलता है, लेकिन देखो डाइमर के फॉर्म में, देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, और FC फ्रेगमेंट बहुत छोटा छोटा कर देता है, तो कुछ मिलता ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे केवल क्या बच जाएगा, छोटा छोटा फ्रेगमेंट FC वाला बन जाएगा। क्या याद रखना है, पेप्सिन का डाइजेशन में केवल क्या होगा, FAB-2 मिलेगा, बीटा मरकप्टोर 4 मिलेंगे, इसमें क्या पेपेइन में 3 मिलेंगे। तो ये है इसका डाइजेशन के बाद। तो ये था एंटीबॉडी। अब आ जाते हैं एलाइजा क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक यहाँ देखें। ये देखो बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी के इंट्रैक्शन पे ही बेस है, तो इसलिए हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी को आज यहाँ पढ़ लिए कि कैसे कैसे क्या होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं एलाइजा कैसे करते हैं। तो इसका नाम ही इंजाइम लिंक्ड, इंजाइम से लिंक किया हो, इम्यूनिटी मतलब इम्यूनो जहाँ आ जाए तहाँ समझ जाना एंटीजन एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन है। सार्बेंट मतलब जहाँ पे सॉलिड सरफेस पे एब्जॉर्ब कराना है, सॉलिड सरफेस पे एब्जॉर्ब करा के एंटीजन एंटीबॉडी का हम लोग असे करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी का किसी सॉलिड सरफेस पे एब्जॉर्ब करा के असे करते हैं। तो ये दोनों तरह की टेक्निक, क्वालिटेटिव भी है क्वांटिटेटिव भी है टेक्निक। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक माइक्रोटाइटर प्लेट होता है इस तरह का, 96 वेल्स का, और भी ज़्यादा हो सकता है, वेरी करता है। तो ये वेल हो गया, इस वेल में हम या तो एंटीजन रख दें या तो फिर क्या रख दें, एंटीबॉडी रख दें। अगर एंटीजन रखेंगे तो हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी को इससे इंटरेक्ट कराएंगे, अगर एंटीबॉडी रखेंगे तो किससे इंटरेक्ट करेंगे, एंटीजन से इंटरेक्ट करेंगे। इनको इंटरेक्ट कराएंगे तो जैसे मान लो अगर यहाँ एंटीजन लिखे तो एंटीबॉडी जो भी यूज करेंगे इसको हम टैग कर देंगे, चूँकि इंजाइम से, क्योंकि इसका नाम ही इंजाइम से। इंजाइम जब होता है, इंजाइम क्या होगा, किसी सबस्ट्रेट को किस में चेंज करता है, प्रोडक्ट में। जब ये प्रोडक्ट में चेंज करेगा तो ये क्या देगा, कलर देगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इम्यूनोसार्बेंट से मतलब किसी सॉलिड सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा, उसी पे क्या करता है, इम्यूनिटी एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन देखना है। इंजाइम लिंक्ड है, इंजाइम से लिंक्ड है, इंजाइम एंटीबॉडी जो भी यूज कर रहे हो एंटीबॉडी इंजाइम से लिंक्ड है। सबस्ट्रेट चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में, वो कलर देगा, हमको पता चल जाएगा कि ये हाँ इस तरह का है। सिमिलरली देखो यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले कोटिंग करो एंटीजन का कोटिंग कर दिए। कोटिंग करने के बाद क्या किए हम लोगों ने एंटीबॉडी यूज किया जो कि एंजाइम लिंक था, ये कर लिया। उसके बाद यहाँ सबस्ट्रेट दिया, प्रोडक्ट क्या दिया, कलर दे दिया। तो एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। और जहाँ पे अगर ये कलर देगा वो वेल्स जो होगा कलर दिखेगा, जो जहाँ पे कलर नहीं देगा वो वेल्स नहीं कलर दिखेगा। वो तो जहाँ जहाँ कलर देगा हम समझ जाएंगे वो पर्टिकुलर एंटीजन हमको पता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से हमको क्या पता चल सकता है, अगर कोई मान लो एंटीजन है हमारी बॉडी में, वो आया है बैक्टीरिया कि नहीं आया है, हम किसी एंटीबॉडी को टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं कि हाँ ये है कि नहीं। तो जैसे साल्मोनेला टाइफी है कि नहीं, कोई वो डिजीज हुआ है कि नहीं, तो उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन कैसे कलर हम देख के हम ये बता सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर इसमें तुम्हारे क्लिनिकल में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। अब देखो कुछ MCQ कर लेते हैं हम लोग। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, तो ये हम लोग पढ़े, एंटीबॉडीज़ है मतलब जिसको इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है ब्लड प्लाज्मा में होता है, किसके लिए होता है, इम्यूनोग्लोबिन के लिए, तो डिफेंस के लिए हो गया। विच आर द टीयर सलाइवा म्यूकस इवन कोलेस्ट्रम में होता है कौन, IgA। और क्लास ऑफ इंटीरियर विच क्रॉस द प्लेसेंटा, तो सबसे ज़्यादा IgA ही होता है, क्लास कर देता है प्लेसेंटा को। एंटीजन बाइंडिंग साइट आर द प्रेजेंट टाइम, तो फैब रीजन में था ना, फैब रीजन में वेरिएबल कांस्टेंट दोनों रीजन था, तो ये वाला सही हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी पूछा है। हाइपर सेंसिटिविटी किस में होता है, तो हाइपर सेंसिटिविटी के लिए एलर्जी के लिए।
और दूसरा है स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, वाई से बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इम्यूनोग्लोबिन विच हैज पेंटामेरिक, पेंटामेरिक में कौन था, इमेजिन जो ऑप्सोनाइजेशन करता था। तो ये था पूरा बेसिक्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी और इंटरेक्शन। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे आपका एलाइजा, क्योंकि आज हम लोगों ने ये बेसिक टेक्निक्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट को एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ लिया। अब एलाइजा आसानी से हम लोग को समझ में आ गया। तो तब तक के लिए मिलते हैं, फिर बने रहिए लाइफ साइंस विद दीपक के साथ। थैंक यू।